ओके ओके सर, ओके। Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start that registration of documents relates to back to the date of their execution. इससे मुराद ये है कि जो एग्जीक्यूशन होगी वो कब स्टार्ट होगी. फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्यूमेंट हमने एग्जीक्यूट की है फर्स्ट डे ऑफ नवंबर को और एक डॉक्यूमेंट हमने रजिस्टर की है 13th डे ऑफ नवंबर को, तो कौन सी डॉक्यूमेंट की हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे. अगर हमने दोनों डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन करवा ली तो कौन सी डॉक्यूमेंट को प्रायोरिटी हासिल होगी. So Section 47 of the Registration Act 1908 provides that a registered document shall operate from the time which it would have commenced to operate if no registration thereof had been required or made, and not from the time of its registration. This means the registration of documents relate back to the date of its execution. अब देखें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं आमिर और बासित के हवाले से कि मैंने एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट की है आमिर के साथ 1 नवंबर नबा अच्छे रिफ्लेट ते नश तो नाहे कयो अच लाइब्रेरी से बागा बार पढ़ंदा है असाना. ओके, इंशाल्लाह from next class I will turn off the chat box for all. Don't worry about it. यहाँ पे हम क्लास ले रहे हैं और ये जो समी है और अपना आमिर है वो लाइब्रेरी और नाश्ते की बातें कर रहे हैं. खैर, कि अब मैं एग्जांपल ले रहा था आमिर और बासित का कि एक डॉक्यूमेंट है या यूं समझ लें कि मेरी एक ज़मीन है जो मैंने सेल की है किसको, बासित को. कब की है, 1 नवंबर 2020 को, राइट. उसकी रजिस्ट्रेशन मैंने अभी तक नहीं की और उसके बाद मैंने उस डॉक्यूमेंट मैंने दूसरी कोई यूं समझ लें या मैंने दूसरा बासित के साथ दोबारा मैंने सेल एंड परचेज की है उसी ज़मीन के हवाले से और उसके साथ मैंने की थी 15 नवंबर को. 1 नवंबर को मैंने किया आमिर के साथ, 15 नवंबर को मैंने किया बासित के साथ. मगर मैंने जो आमिर वाला डॉक्यूमेंट था जो कि मैंने 1 नवंबर को किया था वो मैंने जाके रजिस्टर किया 1 दिसंबर को और जो मैंने बासित के साथ किया था उसको मैंने जाके 1 जनवरी में रजिस्टर करवाया. ठीक, मगर प्रायोरिटी अब किसको होगी, जिसके साथ मैंने पहले एग्जीक्यूशन की थी, एग्जीक्यूट किया था वो डॉक्यूमेंट, न कि रजिस्ट्रेशन से. इज इट क्लियर. अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम आगे चलें बिकॉज इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन एक्ट व्यू पॉइंट. सर फिर से समझाएं. ये जो कह रहे हैं फिर से समझाएं, वो अपना नाम बता दें ताकि उनके नाम से एग्जांपल लेता जाऊं. इंसाफ सर. इंसाफ. और कोई और जिसे समझ ना आया हो, बिकॉज के इसमें 2 स्टूडेंट्स चाहिए होंगे. और कौन है जिसे समझ में नहीं आई. सर किसी का भी ले लें बस. ओके, बासित, क्योंकि बाकी जो है वो गुस्सा करने में देर नहीं करते. ओके, एहदा है, एक डॉक्यूमेंट है, एक मेरी ज़मीन है, मैंने एहदा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये जो ज़मीन है ये मैं आपको सेल कर रहा हूँ 2 लाख रुपए में. और जो हमने ये एग्जीक्यूशन की, ये डॉक्यूमेंट हमने लिखा था या ये इस डॉक्यूमेंट पे हमने सिग्नेचर किए थे वो था 1 नवंबर को. उसके बाद मैंने इंसाफ ने मुझे कहा कि आप 2 लाख में एहदा को ये डॉक्यूमेंट ना दें, ये ज़मीन ना दें, आप मुझे दे दें, मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ. और मैंने देखा कि मुझे 3 लाख रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, इस वजह से मैंने इंसाफ के साथ भी
एग्रीमेंट कर लिया और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया कि जनाब ठीक है ये ज़मीन मैं आपको सेल कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इंसाफ मुझे पैसे ज़्यादा दे रहा था, इस वजह से जल्दी जल्दी मैंने पहले जाके सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाई इंसाफ के साथ जो मैंने डॉक्यूमेंट की है। उसके बाद मैंने जाके 15-20 दिन के बाद जाके फिर मैंने एदा के डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाया। राइट। अब मैं ये कहूँगा कि जनाब देखें, पहले जिसका डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुआ है हक उसका बनता है, जिसका डॉक्यूमेंट बाद में रजिस्टर हुआ उसका हक बाद में बनता है। ये हमारी फिलॉसफी है। लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट ये कहती है कि नहीं, जिस दिन को आपने एग्जीक्यूट किया डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने साइन किया, उस दिन से इस डॉक्यूमेंट की इफेक्ट जो है वो स्टार्ट होगी और प्रायोरिटी उसको मिलेगी जिसके साथ आपने पहले एग्रीमेंट किया है। मीनिंग देयर बाय 1 नवंबर को अगर मैंने एदा के साथ जो एग्रीमेंट की है या जिस डॉक्यूमेंट पे साइन की है उसे प्रायोरिटी मिलेगी रजिस्ट्रेशन एक्ट में as compared to इंसाफ अली document. Is it clear? Yes, sir. जी सर। Okay. और किसी का अगर किसी को कंफ्यूजन है, इससे पहले एग्जीक्यूशन की होगी वो वैलिड है जी। इकरा, हम यहाँ पे वैलिड या इनवैलिड की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्रायोरिटी किसे मिलनी चाहिए। okay. जी, एनी अदर क्वेश्चन या ये क्लियर हो गया? ये एक इंडियन केस लॉ है, इन केजे नाथन वर्सेस एसवी मारुति राय। ये रिपोर्ट हुआ है AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट 430। सुप्रीम कोर्ट laid down that as between the two registered documents the date of execution determine the priority। जो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है वो प्रायोरिटी डिटरमिन करती है ऑफ द टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स executed by the same person in respect of same property to two different person at two different times. The one which executed first gets priority over the other, although the former deed is registered subsequently to the later one. I think it is clear. In the section 47 means that a document operates from the date of execution as between the parties, not from the date of registration. Is it clear? Okay. Yes, sir. Clear. अब effect of non-registration of documents required to be registered। अब वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिसको हमने कहा कि भाई आप इन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करें वरना इस डॉक्यूमेंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी या बला बला बला, अब उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करवाया जा रहा तो क्या होगा? Section 49 of the Registration Act provides that no document required by Section 17 or by any other provision of the Transfer of Property Act 1882 to be registered shall affect any immovable property comprised therein or confer any power to adopt or be received as evidence of transaction affecting such property or conferring such power unless it has been registered। कि सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट का ये कह रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 17 में या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में या किसी और लॉ ने कहा कि इसे आप हर हाल में रजिस्टर करें और हमने उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं किया, सो उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई पावर अडॉप्ट नहीं करेगा जब तक के वो रजिस्टर्ड ना किया गया हो और उसे एविडेंस में भी हम रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे। ठीक। Section 49 is mandatory and a document which is required be registered cannot be received in evidence as affecting immovable property। के सेक्शन 49 जो है वो मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। आपको हर हाल में वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाने होंगे जिसकी
रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी है एज पर सेक्शन 17, और अगर आप उसे नहीं कर रहे तो वो आपकी एविडेंस में उसकी कोई कानूनी हैसियत, कोई वैल्यू नहीं होगी। An unregistered document which comes within section 17 cannot be used in any legal proceeding to bring out indirectly the effect which would have if registered. अब एक डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर नहीं है, सो आप उसे, उसकी लीगल फोर्स या लीगल वैल्यू कोई भी नहीं होगी। अगर वो रजिस्टर होता तो उसकी होती, अगर एक डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर होता तो उसकी लीगल वैल्यू फला 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 होती और उसे लीगल फोर्स होती, हम इन्हें लॉ के हिसाब से कंसीडर करते और लीगल फोर्स होता। मगर ये वैल्यू या ये हैसियत अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की नहीं हो सकती। However, as provided in the proviso to the section 49, an unregistered document affecting immovable property required by this act or by the transfer of property to be registered may be received as evidence of a contract in a suit for specific performance or as evidence of any collateral transaction not being effective by the registered इंस्ट्रूमेंट के एक एक्सेप्शन है, एक प्रोविजो है सेक्शन 49 का कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जिसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी थी, रिक्वायर्ड थी, उसे हम एविडेंस के तौर पे ले सकते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, और उसका अगर कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस निकल रहा है या कोई लीगल फोर्स बीच में आ रही है तो उस सिचुएशन में हम उस रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट को या उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? कोई सवाल है तो पूछ लें प्लीज। बासित काइंडली मार्क द अटेंडेंस। माशाल्लाह 68 69 सर स्टूडेंट्स। बासित नहीं है सर, मैंने ले ली है अटेंडेंस। ओके से गया हुआ है, उसने बोला था। ओके सर प्रोविजो समझा दे अगेन थोड़ा। जी प्रोविजो में ये है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुतल्लिक है, मगर वो उसकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है कि भाई आप इसकी रजिस्ट्रेशन करें, अदरवाइज इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। मीनिंग देयर बाय कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो सेक्शन 17 के डोमेन में आ रहा है, तो फिर भी हम उसे एविडेंस के तौर पे ले सकते हैं। किसके लिए? सिर्फ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो, ठीक, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को लीगल इफेक्ट नहीं कर रहा। अब देखिए पार्टी खुद मान रही है जनाब ठीक है बिल्कुल मैंने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया था, लेकिन ये वजूहात हैं, इसकी वजह से मैं इसके ऊपर इसको मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा। सो इन सिचुएशन में उस डॉक्यूमेंट को हम एविडेंस के तौर पे ले सकते हैं, मगर इसका कोई लीगल फोर्स नहीं होगा। अगर अगली पार्टी डिनाई करे कि जनाब ये तो डॉक्यूमेंट है ही नहीं, या मैं उस डॉक्यूमेंट को बेस करके कंप्लीट राइट अपना डिक्लेयर नहीं करवा सकता, मैं उसे फोर्स के लिए सूट फॉर स्पेस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता हूं कि भाई आपने ये एग्रीमेंट मेरे साथ किया था, आप इस एग्रीमेंट को फुलफिल करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस के वो जो एग्रीमेंट है वो अनरजिस्टर्ड है। इज इट क्लियर? और वो जो है दैट रिलेट्स टू दी दोज इंस्ट्रूमेंट्स, दोज डॉक्यूमेंट्स जो सेक्शन 17 के अंदर फॉल कर रहे हों। आजादी, इज इट क्लियर टू यू? बागबरी? जी जी सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? What are the cases in which a compulsory registered document can be used as evidence if it has not been registered?
A compulsory registrable document can be used in evidence even if it has not been registered in the following cases. When the part of the compromise relates to the property which was beyond the subject matter of the suit, had been incorporated in the compromise decree, and not being a part of the operative portion thereof did not require registration. क्या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसकी हमने उस पर कंप्रोमाइज किया, जनाब ठीक है हम कंप्रोमाइज डिग्री ले रहे हैं, ठीक है मैं आपको ये ज़मीन जो है ये मैं आपको सेल करके दे रहा हूं, या ये मैं क्या कहते हैं यूं समझ लें कि मैंने आपके ऊपर केस किया कि आपने मेरे साथ वादा किया था कि आप मुझे ये ज़मीन दे देंगे, अब आपने कहा कि ठीक है मैं ये ज़मीन दे रहा हूँ, हम कंप्रोमाइज डिग्री ले रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है क्या ये जो आप जिस डॉक्यूमेंट के जरिए मैंने केस किया है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। जब बात आती है कंप्रोमाइज की, आपने एडमिट किया और आप इस बात को एग्री कर रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं, फिर उसका रजिस्टर होना लाजमी नहीं है, इवन दो के उससे कानून ने कहा कि इसको लाजमन रजिस्टर करें और हमने इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं की, बट सिचुएशन इज डिफरेंट। यहाँ पे पार्टी क्या कर रही है, पार्टी एडमिट कर रही है कि जनाब आई एम रेडी टू डू सो, मैं ये करने के लिए तैयार हूं। ठीक, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सेक्शन 53A of the Transfer of Property Act is that an incomplete being of the transfer, though not registered or even attested in regard as a contract in writing if signed by the transferor or his agent. आई थिंक के सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्ट पेडेंसी के हवाले से है या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से है, इन दोनों में से एक है कोई? जी, हेरा रेज्ड हैंड। Sir, actually, I wanted to ask that about the compromise decree. Yes. Sir, compromise decree को थोड़ा डिफाइन कर दें कि क्यों ली जाती है। एंड सर जितना मुझे पता है कि जब कोई पार्टी विक्टिमाइज हो तभी मतलब कंप्रोमाइज डिक्री ली जाती है। ज्यादा सर अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। जी, कंप्रोमाइज डिक्री में ये है कि डिक्री विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, और दोनों पार्टी जब एग्री हो तो उसे हम कंप्रोमाइज डिक्री कहेंगे या कंसेंट डिक्री कहेंगे। जब तक पार्टी की रजामंदी नहीं होगी तब तक कंप्रोमाइज या कंसेंट डिक्री पास नहीं हो सकती। सर कंप्रोमाइज तो उन केसेस में होता है जिस मतलब कंडीशन में एक पार्टी विक्टिमाइज हो। एग्जैक्टली ऐसे ही है, मगर देखें मैंने सूट फाइल किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक, उसमें मैंने कहा कि ये जो लैंड इन क्वेश्चन है ये मुझे अलॉट की जाए, क्योंकि आपने मेरे साथ एग्रीमेंट की थी कि ये ज़मीन मैं जब भी सेल करूंगी आपको ही दूंगी। अब आपने ये ज़मीन जो है मिस्टर ए को सेल आउट कर दिया है, ठीक, अब आपने कहा कि जनाब ये ज़मीन तो मैंने सेल कर दिया लेकिन इसकी जगह पे मैं मेरी जो फला ज़मीन है वो मैं आपको दे रही हूँ इतने पैसों में, और मैंने कहा चलें ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी कंप्रोमाइज डिक्री। ओके सर, यहाँ पे आप वाली बात के यहाँ पे मैं विक्टिमाइज भी हूँ एंड सेकेंडली आप कंसर्न भी दे रहे हैं कि ठीक है हमारी ये एग्रीमेंट हुई थी। जी सर, नाउ क्लियर, थैंक यू सर। ओके, सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रिलेट्स टू पार्ट परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पार्ट परफॉर्मेंस मैंने अपना पार्ट कंप्लीट कर लिया, ये भी यूं समझ लें कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से है। यहाँ पे एक बंदे ने अपना पार्ट परफॉर्म कर लिया और अब दूसरी की बारी है, अगर वो नहीं कर रहा तब भी हम उसके खिलाफ अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को चैलेंज कर सकते हैं और उसे एविडेंस के तौर पे ले सकते हैं। Is it clear? An unregistered document affecting immovable property required to be registered may be received in evidence of a contract in suit for specific performance of contract
एविडेंस ऑफ द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ये दोनों सिचुएशन में आ सकती है, या तो स्पेस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमने सिचुएशन ए में डिस्कस किया था कंप्रोमाइज डिक्री में, या फिर पार्ट परफॉर्मेंस जो कि हमने सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हवाले से डिस्कस किया था। इन दो सिचुएशन में जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है रजिस्टर होना, और उसे हमने रजिस्टर नहीं किया, इसके बावजूद भी हम उसे एविडेंस के तौर पे ले सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? कोई सवाल है तो पूछ ले प्लीज।